एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पादप जल संबंध। तो सबसे पहले तो इस शब्द को समझ लेते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पौधे जो हैं जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और एक पौधे का लगभग 80 से 90% भाग जल से ही बना हुआ होता है। तो पौधे या जड़ें किस विधि द्वारा जल का अवशोषण करती है, उन विधियों का जो अध्ययन है उसको हम पादप जल संबंध में शामिल करते हैं। तो यह किन विधियों द्वारा होता है, किस कारकों द्वारा ये होता है, उसका अध्ययन करें उससे पहले हमको कुछ टेक्निकल शब्द समझने होंगे और उससे भी पहले एक सामान्य शब्द जो आप सभी ने सुना है, लेकिन पहले इस पर मैं वापस आपका ध्यान चाहूँगा ताकि आगे हमको समझने में दिक्कत नहीं हो। एक विलयन किससे मिलकर बना होता है? जब किसी विलायक में हम कोई विलेय मिलाते हैं तो विलयन बनता है ना। जैसे जल में हमने कोई लवण मिला दिया, मान लो नमक मिला दिया, तो ये बन गया जल का विलयन। यहां पर जल विलायक है, नमक विलेय है और नमक का जो घोल बनता है वो जल का विलयन है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्वेंट और इसको सॉल्यूट। चलिए, ये एक सामान्य शब्दावली है जो पादप जल संबंध में आगे यही शब्द चलेंगे, तो पहले हमें ये समझना आवश्यक है। अब पौधे जिस विधि द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, आपने शब्द सुने होंगे 12th कक्षा में भी, परासरण और विसरण विधियों द्वारा जल का अवशोषण होता है। मुख्य रूप से परासरण द्वारा होता है। तो पहले हम इन शब्दों को समझ लेते हैं कि परासरण और विसरण क्या होता है। चलिए, पहले हम बात करते हैं विसरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि अणुओं या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, उसको कहते हैं विसरण। सपोज यहाँ पर अणुओं की सांद्रता बहुत अधिक है और यहाँ पर कम है, तो अणुओं की गति इस दिशा में होगी, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और जब अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं तो जिस माध्यम पर ये जाते हैं वहां पर एक दबाव डालते हैं, जिसको कहते हैं विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे आप यहां देख सकते हैं, इस दिशा में विसरण की प्रक्रिया दाब डालती है, जिसको विसरण दाब कहते हैं। चलिए, ये एक सामान्य शब्द हो गया विसरण। अब हम दूसरा शब्द समझ लेते हैं, दूसरी भौतिक प्रक्रिया जिसको कहते हैं परासरण। परासरण शब्द जो है वो एबी नॉलेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। तो कई बार विद्यार्थी इस कंसेप्ट को समझने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको गौर से समझिएगा। हम इसकी परिभाषा दो अलग अलग मानकों पर, दो अलग अलग आधारों पर समझेंगे। चलिए, मान लीजिए कि किसी तंत्र में एक तरफ शुद्ध जल है और दूसरी तरफ कोई विलयन है। विलयन यानी इसमें कोई न कोई लवण घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है। तो चलिए, अब हम परासरण की परिभाषा देते हैं कि विलायक के अणुओं का विलयन के अणुओं की ओर गमन करना, उसको कहते हैं परासरण। यहां पर ये विलायक है जो शुद्ध है और यहां पर ये विलयन है, जिसमें आप रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, वो विलेय मिला हुआ है, इसलिए ये विलयन बन गया है। तो विलायक के अणुओं का विलयन के अणुओं की ओर गमन करना, उसको परासरण कहते हैं। अब एक और रेफरेंस में हम परासरण की प्रक्रिया को समझते हैं कि मान लो किसी तंत्र में दो विलयन आपस में संपर्क में हैं, ये दो विलयन है और उसमें से एक विलयन जो है
वो कम सांद्रता का है, जबकि दूसरा विलयन अधिक सांद्रता का है, या यूं कहें बहुत गाढ़ा है। तो अब परासरण की दूसरी परिभाषा कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल के अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट शब्द कि यहां पर जो बीच में हमने रेखा बनाई है वो किसको इंगित करती है? ये इंगित करती है अर्धपारगम्य झिल्ली को, यानी परासरण की प्रक्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार होती है। तो मैं दोनों परिभाषाओं को वापस रिपीट करता हूं कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के संपर्क में एक तरफ विलायक है, दूसरी तरफ विलयन है, तो जल के अणु विलायक से विलयन की तरफ जाएंगे। और किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर एक तरफ कम सांद्रता का विलयन है, दूसरी तरफ अधिक सांद्रता का विलयन है, तो जल के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जाना, उसको कहते हैं परासरण। अब जैसे विसरण की प्रक्रिया में विसरण दाब उत्पन्न होता है, वैसे ही परासरण की प्रक्रिया में जो दाब उत्पन्न होता है उसको कहते हैं परासरण दाब। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है उसको परासरण दाब कहते हैं। सपोज मान लो ये कोई विलयन है और इसके बाहरी माध्यम में मान लो कोई विलायक है, शुद्ध जल के अणु है। तो जैसा कि हमने परिभाषा देखा कि विलायक से विलयन में जल के अणु जाएंगे, तो जब ये अणु प्रवेश करेंगे तो निसंदेह इसका लेवल जो है वो बढ़ेगा, इतना लेवल बढ़ गया जल के अणुओं के अंदर प्रवेश करने से। तो परासरण दाब की एक दूसरी परिभाषा भी दी जा सकती है कि वह दाब जो किसी विलयन के जल के स्तर को पुनः वापस उसी स्तर तक ले आए जो परासरण से पहले था, तो वो जो दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। यानी परासरण की प्रक्रिया ने जो प्रभाव उत्पन्न किया है, विलयन के स्तर में जितनी वृद्धि की है उसको वापस अपने स्तर पर ले आए, वो प्रक्रिया कहलाती है परासरण दाब। चलिए, तो दो शब्द हमने समझे, परासरण और विसरण। चलिए अब हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। तो हमने विसरण देखा, परासरण देखा, अब एक तीसरा शब्द है उसको समझ लेते हैं, वो है विसरण दाब न्यूनता। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे DPD। तो ये क्या होता है? तो मान लो कि ये एक शुद्ध विलायक है, जल है, और आपने इसी जल में या शुद्ध विलायक में कोई लवण मिला दिया है, विलेय मिला दिया है। तो परिभाषा को समझिएगा कि किसी विलायक के विसरण दाब और विलयन के विसरण दाब में जो अंतर होता है उसको कहते हैं विसरण दाब न्यूनता। यहाँ पर न्यूनता शब्द क्यों काम में आया वो भी मैं बता दूं कि शुद्ध जल का विलायक शुद्ध जल या विलायक का विसरण दाब अधिक होता है और विलयन बनने पर यह कम हो जाता है। तो यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम हुआ है, तो इन दोनों के विसरण दाब में जो अंतर होता है उसको कहते हैं DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, क्योंकि यहाँ पर विसरण दाब में कमी होती है। सरल शब्दों में कहें तो DPD का सीधा संबंध है जल को अवशोषित करने की क्षमता। यदि पादप कोशिका की DPD अधिक है मतलब उसमें जल को शोषण करने की, जल की डिमांड अधिक है, और अगर DPD कम है तो जल के अवशोषण की दर या जल की डिमांड भी उतनी ही कम होगी। तो ये तीसरा शब्द है DPD। चलिए, अब जल की गति कहाँ से कहाँ की ओर होती है? तो पहली बात तो ये कि जल की गति
निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर होती है। इसी तरह से जल की गति निम्न परासरण दाब से उच्च परासरण दाब की ओर होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप वापस कंफ्यूज ना हो। ऐसा संबंध क्यों है? वही कि जब जल होता है वो अपने शुद्ध रूप में होता है, विलायक होता है, और उसमें जब हम लवण मिला देते हैं तो वो एक विलयन बन जाता है। तो विलायक से जब विलयन बनता है तो डीपीडी कम हो जाती है। तो जल की गति कहाँ पर होगी? जहाँ पर विलयन की सांद्रता अधिक होगी या विलेय के अणु ज़्यादा होंगे। आप डीपीडी को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विलेय के कणों की सांद्रता, लवण की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका डीपीडी उतना ही अधिक होगा, या किसी विलायक में विलेय के अणुओं की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही अधिक होगा। यानी इस चीज से हमें एक कंसेप्ट में समझ आ रहा है कि यदि पादप कोशिका में लवणों की सांद्रता अधिक होगी, विलयन जितना गाढ़ा होगा, उसके अंदर जल के अणुओं की गति उतनी ही अधिक होगी। किस क्रिया द्वारा? परासरण क्रिया द्वारा। तो अभी हमने ये कंसेप्ट समझा डीपीडी का और जल के अणुओं की गति का। चलिए अब हम कोशिका के एक तंत्र को उदाहरण के रूप में समझते हैं। मानिए कि ये एक कोई कोशिका है जिसके अंदर विलयन है। विलयन हमने क्यों कहा? क्योंकि इसमें केवल शुद्ध जल नहीं, लवण के अणु भी हैं। तो इसमें परासरण की प्रक्रिया द्वारा जल के अणुओं का प्रवेश होता है। अब जब जल के अणुओं का प्रवेश होता है तो क्या होगा कि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो फूलेगा। अब जब ये फूलेगा तो ये क्या करता है कि जो कोशिका की भित्ति है उस पर दबाव डालता है, बाहर की ओर दबाव डालता है, और इस दाब को कहते हैं स्फीत दाब। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर, टीपी। तो टीपी या टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब कैसे उत्पन्न होता है? जब परासरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका में जल का प्रवेश होता है तो कोशिका द्रव्य के फूल जाने से वह बाहर की ओर कोशिका भित्ति की ओर दबाव डालती है, जिसको स्फीत दाब कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति भी एक कठोर संरचना होती है, तो वो इस दबाव का विरोध करती है और वह अपनी विपरीत दिशा में एक दबाव उत्पन्न करती है जिसको कहते हैं भित्ति दाब। इंग्लिश में इसको कहते हैं वॉल प्रेशर, WP। तो यहां पर स्फीत दाब और भित्ति दाब दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और एक संतुलन की अवस्था होती है, और यही कारण है कि ये दोनों प्रक्रम ही मिलकर कोशिका के आकार को बनाए रखती है। एक तरह से उसके, जैसे हम कहते हैं कि कंकाल होता है साइटोस्केलेटन, जिससे शेप बनी रहती है, तो ये भी एक कारक है जो कोशिका का आकार बनाए रखती है। कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, सबका आकार जो है एक फुली हुई अवस्था इनके कारण बनी रहती है। चलिए अब इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम अलग अलग परिस्थितियों में डीपीडी और ओपी और टीपी का संबंध क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम एक शब्द समझ लेते हैं, स्फीत, टर्जिड, और एक है श्लथ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैसिड। चलिए, स्फीत क्या होता है कि जब कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करता है परासरण की प्रक्रिया के द्वारा तो लगभग ये फूली हुई अवस्था में होती है। इस अवस्था को कहते हैं स्फीत अवस्था। और जब इसमें से जल बाहर निकल जाता है तो इसका जो कोशिका द्रव्य है वो लगभग सिकुड़ जाता है, कोशिका पूरी सिकुड़ जाती है, और इस अवस्था को कहते हैं श्लथ अवस्था। तो हम अलग अलग परिस्थितियां लेकर चलते हैं और उसमें डीपीडी, ओपी और टीपी का मान क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले मैं यहां पर एक सूत्र लिख रहा हूं,
जो डीपीडी ओपी और टीपी में संबंध स्थापित करता है। तो हमारा जो सूत्र है वो ये कहता है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। विसरण दाब न्यूनता क्या होती है कि आप परासरण दाब में से जब स्फीत दाब को घटा देते हो तो वो जो मान होता है वो डीपीडी के बराबर होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। लेकिन ये समीकरण हर अवस्था में ऐसा ही नहीं होता, इसका मान बदलता रहता है। तो अगले वीडियो में हम इसको समझेंगे।